व्हाट्स अप बीडी फैमिली, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज मानवा में सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा था डन स्मिथ क्लेन को ऑफर देता है नाइट हॉक्स को ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल में अपन लोगों को नाइट हॉक्स के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन अपन इतना तो कह सकते हैं ये लोग पुलिस वगैरह का काम करते हैं। इस वाले वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं क्लेन अगले दिन डिसाइड कर लेता है कि वो भी नाइट हॉक बनेगा। फिलहाल में क्लेन उस बंदे से मिलने जा रहा है जो कि डन स्मिथ का पता बताने वाला है। क्लेन अपने मन में सोच रहा होता है कि बियॉन्डर बनने के लिए क्लेन को पोशंस के सामान की जरूरत पड़ेगी। नाइट हॉक्स वाले काम के कारण क्लेन को सामान को इकट्ठा करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्लेन के लिए नाइट हॉक्स को ज्वाइन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट हॉक्स को ज्वाइन करने के बाद ही क्लेन को सीक्रेट नॉलेज मिलेगा जो कि बियॉन्डर बनने में क्लेन की मदद कर सकता है। क्लेन के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि जस्टिस और हैंग्ड मैन भी क्लेन के काफी काम में आ सकते हैं। इतने में क्लेन हाउंड पब में पहुंच जाता है, जहां पर वो मिस्टर राइट नाम के एक बंदे से मिलता है। मिस्टर राइट और क्लेन के बीच में बातचीत होती है, जिससे कि मिस्टर राइट क्लेन को एक दूसरी लोकेशन पर भेज देता है। जैसे ही क्लेन उस लोकेशन पर पहुंचता है, वहां पर एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर लिखा है ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। जैसे ही क्लेन यहाँ पर अंदर इंटर होता है, क्लेन देखता है यहाँ पर एक लड़की सो रही है। क्लेन हैरान होकर अपने मन में कहता है ये एक सिक्योरिटी कंपनी है, लेकिन फिर भी इनका काम कितना अनप्रोफेशनल है। जैसे ही क्लेन इस लड़की के पास जाता है और टेबल को बजाता है, अचानक से ये लड़की जाग जाती है और हड़बड़ाहट में ऐसे ही फालतू में पेपर पढ़ने लग जाती है। फिर कहती है तुम कौन हो? क्लेन कहता है हेलो, मेरा नाम क्लेन मोर्टी है और मैं यहाँ पर मिस्टर डन स्मिथ के बुलाने पर आया हूँ। इस लड़की का नाम रोजेन है, जो कि ऐसा सुनते ही क्लेन को डन के पास ले जाने लगती है। रास्ते में क्लेन को वो बंदा दिखाई देता है जो कि सबसे पहली बार डन के साथ क्लेन के घर में आया था। इस बंदे का नाम लियोनार्ड है, जो कि क्लेन को देखकर अपने मन में कहता है ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। रोजेन क्लेन को एक केबिन के बाहर लेके चली जाती है, जहाँ पर डन बैठा हुआ है। रोजेन क्लेन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं नाइट हॉक्स के साथ 5 सालों से काम कर रही हूँ। मेरे फादर यहीं पर नाइट हॉक्स में काम करते थे, लेकिन 5 सालों पहले उनकी डेथ हो गई। मुझे लगता है अब से हम कलीग्स बनने वाले हैं। क्लेन कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हमें मिस्टर डन की बात का वेट करना होगा। ऐसा कहते हुए क्लेन अंदर इंटर हो जाता है। डन कहता है वेलकम, तो तुमने क्या डिसाइड किया? क्लेन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। डन क्लेन से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है, जिससे कि क्लेन अब नाइट हॉक्स का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। क्लेन कहता है ये तो सरप्राइजिंग बात है कि आप लोगों ने अपने आप को छुपाने के लिए इस जगह को सिक्योरिटी कंपनी बताकर रखा है, लेकिन अगर यहाँ पर सचमुच में कोई सिक्योरिटी मांगने आ जाता है तब आप क्या करते हैं? डन कहता है जब तक कि हमारा मेन काम डिस्टर्ब नहीं होता, हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और पैसों को बोनस की तरह आपस में बांट लेते हैं। हम लोग एवा कंट्री पुलिस फोर्स की 7th यूनिट है और हमारा काम है एवरनाइट गोडेस चर्च से रिलेटेड किसी भी इंसिडेंट को संभालना। हम लोग नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन और गोल्डन इंडस रीजन, इन जगहों को कवर करते हैं। यूनिवर्सिटी वाले एरिया को 5th यूनिट कवर करती है, जिन्हें की मशीनरी हाइव माइंड कहा जाता है। 6th यूनिट को पनिसर्स कहा जाता है, जो कि डॉकयार्ड, ईस्ट रीजन और साउथ रीजन को कवर करते हैं। क्लेन पूछता है हमारी नाइट हॉक स्क्वाड में टोटल कितने मेंबर्स हैं? डन कहता है टिंगन सिटी में मुझे मिलाकर टोटल 6 मेंबर्स है और इतने ही सिविलियन साथी भी है। क्लेन कहता है कैप्टन, आपने बताया था कि बियॉन्डर्स कंट्रोल खो देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों जो कुछ भी डन अभी बताने वाला है, इसको एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि कंट्रोल खो देने का मतलब बहुत ही खतरनाक चीज होती है। डन कहता है क्लेन, क्या तुम उस मिथ को जानते हो जो कि क्रिएशन के बारे में है? क्लेन कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी मदर की चर्च के कारण उसके लेसन्स ले रखे हैं। क्लेन अपने मन में कहता है क्लेन ने इसके बारे में पढ़ के रखा है। केओस के बीच में किसी ने अपनी आंखें खोली, जिससे कि इस दुनिया का फॉर्मेशन शुरू हो गया। उन्होंने डार्कनेस को खत्म किया, जिससे कि पहली लाइट की किरण आई। उस क्रिएटर ने अपने आप को यूनिवर्स में मिला लिया, जिससे कि सभी चीजों का निर्माण हुआ। उनकी बॉडी कॉस्मोस की जमीन बन गई और उनकी आंखों से ही सन और मून का फॉर्मेशन हुआ है। उनका कुछ खून समुद्र और नदियां बन गए, जिससे कि जिंदगी को नरिशमेंट प्रोवाइड हुआ। डन कहता है क्रिएशन मिथ के हिसाब से जो एवरनाइट गोडेस चर्च है वही क्रिम्सन मून है, यानी कि जिस क्रिएटर ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है उनकी एक आई, और जो हम इंसान है वो क्रिएटर के नॉलेज से बने हैं। इसी कारण से हमारे पास इंटेलिजेंट दिमाग है
है, लेकिन मैजिकल पावर की कमी है। अगर हम क्रिएशन मिथ को सच मानते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम सभी चीजों की उत्पत्ति एक ही चीज से हुई है। किसी भी जिंदा चीज से बने हुए पोशंस की मदद से इंसान कई सारी ताकतें हासिल कर सकता है, लेकिन अगर तुम किसी भी हाई ग्रेड पोशंस को डायरेक्टली पी लेते हो तो ऐसे में 3 खतरनाक रिजल्ट सामने आ सकते हैं। क्लेन कहता है आखिर वो रिजल्ट क्या है, आखिर 3 एंडिंग्स क्या हो सकती है। डन कहता है सबसे पहली चीज ये हो सकती है तुम्हारे माइंड की मेंटली और फिजिकली डेथ हो सकती है, जिससे कि तुम्हारा पूरा का पूरा मांस और खून किसी डरावने मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट ये निकल सकता है कि पोशन पीने वाले इंसान की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाए और वो बहुत ही बुरा इंसान बन जाए। तीसरी और आखिरी चीज ये हो सकती है कि दिमाग पूरी तरीके से एबनॉर्मल बन सकता है, जिससे कि इंसान पूरी तरह से पागल हो सकता है और डीमन से भी ज्यादा डिमोनिक बन सकता है। यही मतलब होता है उस चीज का जब मैंने तुमसे कहा था कि बियॉन्डर्स अपना कंट्रोल खो देते हैं। दोस्तों, जो क्रिएशन मिथ इन लोगों में फैली हुई है वो इतनी ही नहीं है जितना कि अपन लोगों ने सुनी। जो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है उसके पूरे बॉडी पार्ट्स बहुत ही अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हुए हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स और लीवर। इन तीनों से अलग अलग रेसेस बनी है, एल्स, जायंट्स और ट्रेंड्स। इस तरीके की कानों से डीमंस बन गए और दांतों से म्यूटेंट्स बन गए। इनके अलावा और भी काफी सारी चीजें बनी है अलग अलग बॉडी पार्ट्स की मदद से। दोस्तों, इसका मतलब पूरी तरह से साफ है जो इनका वर्ल्ड बिल्डिंग है जितना कि अपन सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये सारी बातें सुनकर क्लेन काफी ज्यादा हैरान होता है और डन अपनी बात कंटिन्यू रखता है। बहुत ही लंबे समय से एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ब्लास्फेमस स्लेट की मदद से पोशंस परफेक्ट किए गए हैं, जिससे कि कई सारे सीक्वेंस तैयार हुए हैं। इस वक्त जितनी भी 7 मेजर चर्चेस है उनमें से सभी लोगों के पास एक एक कंप्लीट सीक्वेंस मौजूद है। क्लेन कहता है जो आपने अभी अभी नाम लिया ब्लास्फेमस स्लेट, आखिर इसका क्या मतलब है। क्लेन अपने मन में कहता है इस चीज के बारे में हैंग्ड मैन ने भी बात की थी। डन कहता है इसके बारे में तो मैं खुद भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहा जाता है ब्लास्फेमी प्लेट को इविल गॉड्स ने बनाया है। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुम्हें तुरंत रिपोर्ट देनी है। क्लेन अपने मन में कहता है एक ऐसी चीज जिसे कि इविल गॉड्स ने बनाई है, लेकिन हैंग्ड मैन ने तो बताया था किसी भी पोशन को बनाने के लिए ब्लास्फेमस स्लेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डन कहता है जितने भी बियॉन्डर्स पोशंस के कारण अपना कंट्रोल खो देते हैं उनमें से मैंने तुम्हें सिर्फ एक के बारे में ही बताया है। अभी भी 4 टाइप और बचे हैं, यानी कि टोटल में 5 टाइप मौजूद है। जो सेकेंड तरीके के लोग होते हैं उनमें से कुछ लकी होते हैं और कुछ नहीं होते। कुछ लोगों का परसेप्शन जन्म से ही अच्छा होता है, इसी कारण से उन लोगों के पास कुछ बियॉन्डर खूबियां होती है। वैसे स्पेशल लोगों को सीक्वेंस 9 बियॉन्डर्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। उन लोगों का दर्जा सीक्वेंस चेन में सबसे नीचे होता है, जिस कारण से वो लोग कुछ चुनिंदा पोशंस को ही चुन सकते हैं जो कि उनके लिए सूटेबल होते हैं। अगर वो अपने सीक्वेंस को छोड़कर किसी और सीक्वेंस का पोशन इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में कम से कम उन लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो जाना तय है और ज्यादा से ज्यादा कंडीशन में वो अपना कंट्रोल खो देते हैं या फिर सीधे सीधे तुरंत मारे जाते हैं। इसके बाद जो तीसरे तरीके के लोग होते हैं वो दूसरे तरीके से थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। वैसे लोगों ने अगर एक बार किसी सीक्वेंस को चुन लिया और दूसरे तरीके के सीक्वेंस का इस्तेमाल कर लिया तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें उस दूसरे पोशन की पावर मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ आधी अधूरी, और साथ ही साथ डेफिनेटली तुम आधे अधूरे पागल हो जाओगे। वैसी कंडीशन में अगर तुमने कोई और पोशन इस्तेमाल कर लिया, फिर भले ही वो तुम्हारे खुद का सीक्वेंस का क्यों ना हो, तुम अपना कंट्रोल खो दोगे। इस कंडीशन में कंट्रोल खो देने से तुम्हारे साथ ये चीजें हो सकती है, या तो तुम्हारी डेथ मेंटली होगी, या फिर फिजिकल बॉडी के टूटने से, या फिर तुम्हारी स्पिरिट एक इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लेन कहता है फिर इसके बाद चौथे तरीके के लोगों के साथ क्या होता है। डन कहता है हाँ, चौथा टाइप सबसे ज्यादा कॉमन होता है। जब भी हम पोशंस का इस्तेमाल करते हैं हमें उनकी पावर्स मिल जाती है जो कि पूरी तरीके से अननेचुरल होती है। इसका भी दिमाग के ऊपर थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। ऐसी कंडीशन में अगर तुम दूसरे किसी हायर ग्रेड के पोशन का इस्तेमाल कर लेते हो और वो भी बिना पहले वाले पोशन की पावर को कंट्रोल किए हुए, तो फिर ऐसे में पागलपन लगातार बढ़ते जाएगा और आखिर में तुम अपना
कंट्रोल खो दोगे। इसी चीज से बचने के लिए हम लोगों ने रूल बना कर रखा हुआ है, अगर कोई भी अपना प्रमोशन कराना चाहता है तो उसे कम से कम 3 सालों तक का टाइम तो देना पड़ता है पोषण को इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा करने से पहले एग्जामिनेशन से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी हर साल कई सारे लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। क्लेन को सारी बातें जानकर काफी हैरानी होती है, लेकिन फिर भी क्लेन आगे बढ़ता है और कहता है मुझे 5वें और आखिरी टाइप के बारे में बताइए। डन कहता है हाँ, 5वां तरीका बहुत ही कॉमन होता है। वैसे बियॉन्डर्स के पास सीक्वेंस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उनका परसेप्शन बहुत ही मजबूत होता है, जिस कारण से वो लोग ऐसी चीजों को सुन और देख पाते हैं जो कि आम लोगों की बस की बात नहीं होती। वैसे लोगों के साथ अक्सर अजीब घटनाएं और जादू टोने होते रहते हैं। उन्हें किसी तरीके का लालच दिखाई देता है और जैसे वो लोग लालची बन जाते हैं, वो लोग अपना कंट्रोल खोने के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। मॉडर्न नाइट हॉक सिस्टम के जो क्रिएटर है आर्कीबिशप चेनिस, उन्होंने कहा था हम गार्डियंस हैं, लेकिन साथ ही साथ हम दुखियारे बदकिस्मत लोगों का ग्रुप है जो कि लगातार खतरे और अंधेरे से लड़ता रहता है। तुम मेरी बातों से निराश हो चुके हो है ना? बियॉन्डर बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुमने सोचा होगा, यह बहुत ही ज्यादा खतरे का काम है। क्लेन कहता है हर अच्छी चीज किसी न किसी कीमत के साथ आती है और मैं नहीं जानता कि मुझे ऐसा अच्छा मौका आगे जाकर मिलेगा या नहीं। डन कहता है बहुत बढ़िया, ये काफी मैच्योर बात है और तुम बियॉन्डर बनना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें अपना योगदान देना होगा। हमें ये भी देखना है कि हायर अप्स क्या कहते हैं। इस वक्त तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, फिर अब तुम बियॉन्डर्स के बारे में काफी कुछ जानते हो, इसीलिए तुम कोई भी लापरवाही वाले डिसीजंस नहीं लेने वाले। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम्हें सिविलियन साथी बनकर हमारा क्या काम करना है। हमारे सिविलियन स्टाफ में इस वक्त एक अकाउंटेंट है और एक इंचार्ज है जो कि पार्ट टाइम कोचमैन की तरह काम करता है। सिविलियन साथियों में रोजेन और नील शामिल है जो कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी पर होते हैं। ये दोनों ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन का काम संभालते हैं। क्लेन कहता है क्या मेरा काम भी रोजेन और नील की तरह ही है? डन कहता है नहीं, तुम स्पेशलिस्ट हो, इसीलिए तुम्हारे पास 2 काम है। सबसे पहला काम है तुम्हें रोज वॉक पर जाना है, वेल्च के घर से लगाकर तुम्हारे घर तक, और जरूरी गलियों पर नजर रखनी है। तुम्हारी मेमोरीज मिट चुकी है, इसी कारण से वेल्च और नाया का केस लगभग बंद हो चुका है, लेकिन वो 4th इपोच की बुक अभी भी गायब है। हो सकता है उसे तुमने ही कहीं पर रख दिया है और तुम भूल गए। वहाँ की गलियों में आने जाने से ये भी हो सकता है कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाए और तुम्हें बुक की लोकेशन पता चल जाए। अगर तुम उस नोटबुक को ढूंढ लेते हो तो इतना योगदान काफी होगा, तुम बियॉन्डर बनने के काफी करीब पहुंच जाओगे। क्लेन कहता है अच्छा समझ गया, और मेरा दूसरा काम क्या है? डन कहता है फ्री टाइम में तुम्हें आर्मरी में जाना है और वहाँ के पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स काफी पुराने हैं जिन्हें कि हमने काफी लंबे समय से संभाल कर रखा है। क्लेन अपने मन में कहता है चलो बढ़िया है, ये काम भी ज्यादा कठिन नहीं है। डन क्लेन को एक गेट के पास लेके चला जाता है और बताता है इसका नाम चेनिस गेट है, जिसे कि हम नाइट हॉक्स के लोग बारी बारी से गार्ड करते हैं। हर एक बड़ी सिटी में ऐसे ही एक एक गेट्स मौजूद है। इन्हीं चेनिस गेट्स के अंदर कम से कम 2 कीपर्स मौजूद होते हैं जो कि चर्च की साइड से होते हैं। अंदर की साइड कई सारे जाल मौजूद है ताकि पोषण फॉर्मूला और जरूरी सामान को प्रोटेक्ट रखा जा सके। इन सब के अलावा अंदर की साइड पर हाई क्लास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिनके अंदर हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स मौजूद है। अगर तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ जाती है तब शायद से तुम्हें भी मौका मिल सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ पाने का। चेनिस गेट के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट को सील करके रखा गया है जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कुछ पोशंस तो ऐसे भी है जो कि तुम्हारी जिंदगी को बड़ा कर सकते हैं, जिस कारण से कीपर्स तक को भी लालच आ सकता है। इसी कारण से उन लोगों को भी बहुत ही टाइट कस्टडी में रखा जाता है। जितने भी सील्ड आर्टिफैक्ट अंदर रखे हैं उन सभी को 4 ग्रेड्स में बांटा गया है, जो कि ग्रेड 0 से ग्रेड 3 तक है। ग्रेड 0 के आर्टिफैक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस इंसान को एक बार ध्यान से देखो, 3 साल पहले इसे आर्कीबिशप के तौर पर अपॉइंट किया गया था। इसने अपना कंट्रोल खो दिया था, तब से ये बंदा साथ ही साथ एक 0 लेवल का आर्टिफैक्ट दोनों ही पूरी तरह से गायब है। क्लेन इस बंदे का बायोडाटा पढ़ता है। इसका नाम होता है इंस जेंगविल, मेल, 40 साल उम्र, फॉर्मर आर्कीबिशप। ये बंदा यहीं पर गेट कीपर था जिसका प्रमोशन नहीं हो पाया, इसी कारण से वो बुरा इंसान बन गया और एक 0 ग्रेड के आर्टिफैक्ट के साथ भाग गया। डन कहता है अगर कभी भी तुम्हारा इसके साथ सामना हो तो तुम्हें चौकन्ना रहना है, नहीं तो तुम 100% मारे जाओगे।
ठीक है दोस्तों, इस वाले वीडियो में तो इतना ही। और फिलहाल में देखने से यही लग रहा है कि ये इंस जेंगविल नाम का बंदा ही विलन वगैरह होगा। देखते हैं क्लेन की जर्नी में आगे क्या होगा। जितने भी भाई लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताना आज वाला वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द धमाकेदार अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द। तब तक के लिए मेरे सारे भाई लोगों को बाय बाय।